नमस्कार दोस्तों, हम आज से हिमाचल जीके की सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और ऐसी वीडियोज हम रेगुलरली यूट्यूब पे डालने वाले हैं। ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनके साथ में आपको रिलेटेड फैक्ट्स भी बताऊंगा, जो कि किसी भी टाइप से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? सही आंसर है शिला। शिला पर्वत की ऊंचाई 7025 मीटर है। यह किन्नौर जिले में स्थित है। शिला शिखर भारत तिब्बत सीमा के पास है। यह हिमाचल के कुछ सबसे कम विजिट किए जाने वाले पर्वतीय क्षेत्रों में से एक है और पर्वतारोहण के लिए यह शिखर कठिन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील, चंद्रताल झील और पराशर झील। इसका सही आंसर है रेणुका झील। रेणुका झील सिरमौर जिले में स्थित है। इसका नाम देवी रेणुका के नाम पर रखा गया है। झील का आकार एक महिला की आकृति जैसा माना जाता है। यहाँ हर साल नवंबर महीने में रेणुका मेला आयोजित होता है और यह झील समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पे आपसे यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रेणुका झील की समुद्र तट से क्या ऊंचाई है? तो इसका सही आंसर होगा 672 मीटर की ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? कस्तूरी मृग, तेंदुआ या भालू? इसका सही आंसर है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एक संकटग्रस्त प्रजाति है और इसकी कस्तूरी की उच्च कीमत होती है। कस्तूरी मृग को संरक्षण के लिए कई राष्ट्रीय उद्यानों में रखा गया है। इसका वैज्ञानिक नाम मोस्चस क्राइसोगैस्टर है। हिमाचल प्रदेश में इसे मुख्य रूप से ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में देखा जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन यह भी पूछ सकते हैं कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है और हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से किस नेशनल पार्क में कस्तूरी मृग को देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है? इसका सही आंसर है मंडी। मंडी जिले को इसकी प्रचुर चावल उत्पादन के कारण चावल का कटोरा कहा जाता है। मंडी की घाटियां खेती के लिए अत्यधिक उपजाऊ है। मंडी में धान की कई किस्मों की खेती होती है। मंडी हिमाचल के सबसे प्रमुख कृषि जिलों में से एक है। यहाँ की जलवायु और सिंचाई सुविधाएं चावल की खेती के लिए अनुकूल है। हिमाचल प्रदेश में कितने जिलों की सीमाएं उत्तराखंड के साथ लगती है? 2, 1 या 4? इसका सही आंसर है 2। शिमला और सिरमौर जिलों की सीमाएं उत्तराखंड से लगती है। सिरमौर जिला टोंस नदी द्वारा उत्तराखंड से विभाजित है। उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी जिले हिमाचल की सीमा से मिलते हैं। इस क्षेत्र में पहाड़ी और दुर्गम इलाकों के कारण सीमाएं प्राकृतिक रूप से निर्धारित है। इन जिलों का मौसम और संस्कृति उत्तराखंड के पड़ोसी क्षेत्रों से मिलती जुलती है। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश को कौन सी नदी उत्तराखंड से विभाजित करती है, और इस तरह से आ सकता है कि उत्तराखंड के कौन से जिले हिमाचल प्रदेश की सीमा से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तिब्बती सरकार का मुख्यालय है? कांगड़ा, शिमला या कुल्लू? इसका सही आंसर है कांगड़ा। धर्मशाला कांगड़ा जिले में तिब्बती सरकार का मुख्यालय स्थित है। 1959 में दलाई लामा और उनके अनुयायी तिब्बत से भागकर यहाँ आए थे। यहाँ तिब्बती संस्कृति और धर्म को संरक्षित करने के लिए कई संस्थान हैं। मैक्लोडगंज धर्मशाला के पास स्थित है, जिसे लिटिल ल्हासा भी कहा जाता है। धर्मशाला में हर साल हजारों तिब्बती और विदेशी पर्यटक आते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पे क्वेश्चन है जिसको बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि लिटिल ल्हासा हिमाचल प्रदेश में किस जगह को कहते हैं? तो लिटिल ल्हासा कहा जाता है मैक्लोडगंज को।
और धर्मशाला में तिब्बती सरकार का मुख्यालय है। हिमाचल प्रदेश में 1905 में आए भूकंप का सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा? कांगड़ा, शिमला या कुल्लू? इसका सही आंसर है कांगड़ा। 4 अप्रैल 1905 को कांगड़ा भूकंप आया था, जिसकी तीव्रता 7.8% थी। इसकी रिक्टर पैमाने पर 7.8 थी। भूकंप में कांगड़ा और धर्मशाला के अधिकांश हिस्से नष्ट हो गए थे और इस भूकंप में 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। कांगड़ा किला भी इस भूकंप से बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था। यह हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे विध्वंसकारी प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। इसमें यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि किस ईयर को कांगड़ा में भूकंप आया था, या इस तरह से पूछा जा सकता है कि 1905 में कांगड़ा भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सोलन, शिमला या कुल्लू? इसका सही आंसर है सोलन। डॉक्टर YS परमार विश्वविद्यालय सोलन जिले के नौणी में स्थित है। यह विश्वविद्यालय भारत का पहला बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। विश्वविद्यालय फल, सब्जी और औषधीय पौधों की उन्नत किस्मों पर शोध करता है। यहाँ पर बागवानी के छात्रों को उन्नत शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता है। यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है कि डॉक्टर YS परमार विश्वविद्यालय की स्थापना किस साल की गई थी, या यह पूछा जा सकता है कि डॉक्टर YS परमार विश्वविद्यालय सोलन जिले के किस जगह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क या खीरगंगा नेशनल पार्क? तो इसका सही आंसर है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। लेकिन यहाँ पे जो हमने रिलेटेड पॉइंट्स दिए हैं, उन पॉइंट्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान अगर आपको पता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, हो सकता है कि जो क्वेश्चन डाला होगा वो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा। ऐसे पूछा जा सकता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को किस साल में स्थापित किया गया था, और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इसलिए हम रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको दे रहे हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू जिले में स्थित है। इसे 1984 में स्थापित किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग और हिमालयन भालू जैसे कई दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। उद्यान लगभग 1171 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री S चक्रवर्ती, यशवंत सिंह परमार, सुशील कुमार शिंदे? इसका सही आंसर है श्री S चक्रवर्ती। श्री S चक्रवर्ती 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने। उन्होंने हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद यह पद संभाला। यशवंत सिंह परमार उस समय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उनका कार्यकाल हिमाचल प्रदेश के शुरुआती निर्माण के समय का था। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि जब S चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने, उस समय हिमाचल का मुख्यमंत्री कौन था? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में रिवाल्सर झील किस देवता से जुड़ी हुई है? गुरु पद्मसंभव, गुरु गोविंद सिंह जी या नन? इसका सही आंसर है गुरु पद्मसंभव। रिवाल्सर झील मंडी जिले में स्थित है। यह झील बौद्ध गुरु पद्मसंभव से जुड़ी हुई है, जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। रिवाल्सर को स्थानीय भाषा में सो पेमासर भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर और मठ स्थित हैं। यह स्थान 3 प्रमुख धर्मों का संगम है और तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि रिवाल्सर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, और ऑप्शन में आपको लिटिल लहासा, सो पेमासर ऐसे मिलते जुलते ऑप्शन दे दिए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो रिवाल्सर को स्थानीय भाषा में सो पेमासर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस स्थान को हिमाचल प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? खजियार, शिमला या धर्मशाला? तो इसका सही आंसर है खजियार। खजियार से रिलेटेड पॉइंट, खजियार चंबा जिले में स्थित है। यह अपने हरे भरे मैदानों और देवदार के घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है और खजियार झील इस क्षेत्र का मुख्य आकर्षण है। यहाँ पर पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस जिले को लाहौल स्पीति से जोड़ता है? कुल्लू, शिमला या धर्मशाला? इसका सही आंसर है कुल्लू। रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के बीच में है। इसकी ऊंचाई 3,978 मीटर यानी 13,051 फीट है। इसे पार करके मनाली से लाहौल और स्पीति पहुंचा जा सकता है। सर्दियों में यह दर्रा भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। यह दर्रा पर्यटन और साहसिक खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितने मीटर, या ऐसा पूछा जा सकता है कितने फीट है। तो 3,978 मीटर और 13,051 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुगती दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? चंबा और लाहौल, चंबा और किन्नौर और मंडी और शिमला? तो इसका सही आंसर है चंबा और लाहौल। कुगती दर्रा चंबा और लाहौल घाटी के बीच स्थित है। यह एक कठिन ट्रेकिंग मार्ग है जिसकी ऊंचाई 5,040 मीटर यानी 16,532 फीट है। यह दर्रा गद्दी चरवाहों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है। कुगती दर्रा से गुजरते समय बर्फ से ढके पहाड़ों का दृश्य देखने लायक होता है। यह दर्रा हिमाचल की पर्वत श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कुगती दर्रे की ऊंचाई कितने मीटर या फीट है? तो मीटर है 5,040 मीटर और 16,532 फीट, और यह चंबा और लाहौल को आपस में जोड़ता है। इस तरह से आपको जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको भी प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेकिन एक स्थान के बारे में अलग अलग तरीके से और उसके अलग अलग जो पॉइंट्स होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे रिलेटेड पॉइंट्स को कवर किया है। बारालाचा दर्रा का महत्व किस कारण से है? लद्दाख और लाहौल को जोड़ता है, यह किन्नौर और शिमला को जोड़ता है, या यह चंबा और कांगड़ा को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर है बारालाचा दर्रा लद्दाख और लाहौल को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 4,090 मीटर और 16,040 फीट है। यह मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित एक प्रमुख दर्रा है। दर्रे पर दो नदियां चंद्रा और भागा मिलती है जो आगे चलकर चिनाब नदी यानी चंद्रभागा बनाती है। यह दर्रा सर्दियों में बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है और गर्मियों में खुलता है। इसके रिलेटेड पॉइंट्स में बारालाचा दर्रा किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा लाहौल स्पीति जिले में। और बारालाचा दर्रा की ऊंचाई कितनी है? 4,890 मीटर या 16,040 फीट है। और बारालाचा दर्रा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो यह है मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर। और किस दर्रे पर चंद्रा और भागा नदियां मिलती हैं? तो इसका आंसर होगा बारालाचा दर्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंगला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? स्पीति और लद्दाख, चंबा और किन्नौर, मंडी और शिमला? तो पारंगला दर्रा स्पीति और लद्दाख को जोड़ता है। पारंगला दर्रा लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5,590 मीटर यानी 18,340 फीट है। यह स्पीति घाटी को लद्दाख के साथ जोड़ता है। यह दर्रा कठिन ट्रैकिंग मार्ग के रूप में प्रसिद्ध है। पारंगला दर्रा पुराने समय में व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हमटा दर्रा किस क्षेत्र को जोड़ता है? कुल्लू और लाहौल, चंबा और किन्नौर या मंडी और शिमला? तो इसका सही आंसर है कुल्लू और लाहौल। हमटा दर्रा कुल्लू और लाहौल को आपस में जोड़ता है। इसके रिलेटेड पॉइंट्स है, हमटा दर्रा कुल्लू और लाहौल घाटी को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 4,270 मीटर यानी 14,009 फीट है। यह एक प्रसिद्ध ट्रैकिंग स्थल है जिसे साहसिक पर्यटक पसंद करते हैं। हमटा पास ट्रैक मनाली से शुरू होकर चंद्रताल झील तक जाता है।
यह दर्रा बर्फबारी के कारण सर्दियों में बंद हो जाता है। हमटा दर्रा की ऊंचाई है 4270 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हमटा दर्रा कुल्लू और लाहौल घाटी को आपस में जोड़ता है। जलोरी पास की ऊंचाई कितनी है? 3120 मीटर, 3000 मीटर या 3900 मीटर? इसका सही आंसर है 3120 मीटर। जलोरी पास कुल्लू जिले में स्थित है। यह बंजार घाटी और आनी घाटी को जोड़ता है। दर्रे की ऊंचाई 3120 मीटर यानी 10,236 फीट है। यह दर्रा सर्दियों में बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। यह पर्यटकों के बीच भी लोकप्रिय है और यहाँ से श्रृंग ऋषि मंदिर भी पहुंचा जा सकता है। यहां से एक क्वेश्चन तो ऐसा आ सकता है कि जलोरी दर्रे की ऊंचाई कितनी है, तो 3120 मीटर। दूसरा यह आ सकता है कि जलोरी दर्रा किस जिले में स्थित है? जलोरी दर्रा कुल्लू जिले में स्थित है। तीसरा इस तरीके से आ सकता है कि जलोरी दर्रा बंजार घाटी को किस घाटी से जोड़ता है? तो बंजार घाटी को आनी घाटी से जोड़ता है और इस दर्रे की ऊंचाई 3120 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिन पार्वती दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? कुल्लू और स्पीति, लाहौल और किन्नौर या चंबा और मंडी? तो इसका सही आंसर है पिन पार्वती दर्रा कुल्लू और स्पीति को जोड़ता है। पिन पार्वती दर्रा कुल्लू और स्पीति घाटियों को जोड़ता है। पिन पार्वती दर्रे की ऊंचाई 5319 मीटर यानी 17,451 फीट है। यह एक लंबा और चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग मार्ग है। इस दर्रे से पार्वती नदी और पिन नदी का दृश्य देखने को मिलता है। पिन पार्वती दर्रा साहसिक खेल प्रेमियों के लिए प्रमुख आकर्षण है। रोहतांग दर्रा किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? कुल्लू और लाहौल स्पीति, लाहौल और किन्नौर और चंबा और मंडी? तो इसका सही आंसर है कि रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों के बीच में स्थित है। यह दर्रा समुद्र तल से 3978 मीटर यानी 13,051 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मनाली से लेह जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह एक महत्वपूर्ण दर्रा है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यह बंद हो जाता है और यह दर्रा ट्रैकिंग और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। रोहतांग दर्रे को क्यों ग्राउंड ऑफ कॉर्पसेस कहा जाता है यानी मृतकों की भूमि? बर्फीले तूफानों और दुर्घटनाओं के कारण, धार्मिक कारणों के कारण या प्राचीन दफन स्थलों के कारण? तो इसका सही आंसर है बर्फीले तूफानों और दुर्घटनाओं के कारण। रोहतांग का शाब्दिक अर्थ लाशों का मैदान है। यहाँ मौसम अचानक बदल जाता है जिससे बर्फीले तूफान और दुर्घटनाएं होती है। ऊंचाई और खराब मौसम के कारण यहाँ बहुत सारे हादसे हुए हैं। यह दर्रा लंबे समय से खतरनाक यात्रा मार्गों में से एक माना जाता है। इस क्षेत्र में सैन्य और नागरिक दोनों यात्रियों के लिए मुश्किलें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष अटल टनल का उद्घाटन किया गया था जिससे लाहौल तक हर मौसम में पहुंच संभव हुई? तो अटल टनल का उद्घाटन किया गया था 2020 में। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया था। इस टनल की लंबाई 9.2 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल में से एक बनाती है। यह टनल मनाली और लाहौल स्पीति के बीच हर मौसम में आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। टनल के बनने से रोहतांग दर्रे के जरिए सर्दियों में होने वाली कठिनाइयों से छुटकारा मिलता है। और अटल टनल समुद्र तट से 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो रिलेटेड क्वेश्चंस में ऐसे आ सकता है कि अटल टनल की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो 3000 मीटर। और अटल टनल की कुल लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। और यह दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल में से एक है। और यह टनल मनाली और लाहौल स्पीति के बीच हर मौसम में आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। रोहतांग दर्रे का पर्यावरणीय महत्व क्या है जिसे पार करने के लिए विशेष सरकारी नियम बनाए गए हैं? तो यह हिमालयी ग्लेशियरों का प्रमुख स्रोत है। रोहतांग दर्रा हिमालय के महत्वपूर्ण ग्लेशियरों का स्रोत है। ग्लेशियरों के पिघलने से निकलने वाली नदियां क्षेत्र में जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है।
यहाँ पारिस्थितिकी को संरक्षित करने के लिए सरकार ने पर्यावरण संबंधी कड़े नियम का लागू किए हैं। यहाँ वाहनों की संख्या सीमित की गई है ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके। इसके संरक्षण के लिए पर्यटन पर भी सीमित प्रतिबंध लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा जिले का निर्माण किस वंश ने करवाया था? कटोच वंश, चंदेल वंश या गुप्त वंश? तो इसका सही आंसर है कटोच वंश। कांगड़ा किला कटोच वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था, जो भारत का सबसे पुराना शाही वंश था। किले का निर्माण प्राचीन समय में त्रिगर्त राज्य की रक्षा के लिए किया गया था। कटोच वंश का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। यह किला हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा और शक्तिशाली किलों में से एक है। किले का उल्लेख अलेक्जेंडर और मुगलों के साथ हुए युद्ध में भी मिलता है। कांगड़ा किला किस नदी के किनारे स्थित है? बाणगंगा, सतलुज या ब्यास? तो इसका सही आंसर है बाणगंगा। कांगड़ा किला बाणगंगा और माझी नदियों के संगम पर स्थित है। किले की यह रणनीतिक स्थिति इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। बाणगंगा नदी किले के पास से होकर बहती है, जो इसे और भी अधिक महत्वपूर्ण बनाती है। यह नदी किले की जल आपूर्ति और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है। बाणगंगा का धार्मिक महत्व भी है और इसे तीर्थ यात्रा का केंद्र माना जाता है। तो इसका क्वेश्चन यह बन सकता है कि कांगड़ा किला किन किन नदियों के संगम पर स्थित है? बाणगंगा और माझी नदी। और कांगड़ा किला क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि कांगड़ा किला किस नदी के किनारे स्थित है, और दोनों नदियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा किले पर किस मुगल सम्राट ने आक्रमण कर कब्जा किया था? जहांगीर, अकबर या औरंगजेब? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर ने 1620 में कांगड़ा किले पर हमला किया था और इसे अपने कब्जे में ले लिया। यह किला जहांगीर के शासनकाल में मुगलों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गया था। मुगलों ने किले के भीतर कई संरचनाओं का निर्माण किया, जिसमें मस्जिद और महल भी शामिल थे। जहांगीर के बाद भी किला कटोच वंश और मुगलों के बीच विवाद का केंद्र बना रहा। किला 1786 में कटोच वंश द्वारा पुनः कब्जा किया गया, जब मुगलों की शक्ति कम हो गई थी। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब आक्रमण किया था और अपने कब्जे में ले लिया? तो इसका सही आंसर होगा 1620 में। या इस तरीके से भी आ सकता है कि कांगड़ा जिले पर किस मुगल सम्राट ने आक्रमण कर कब्जा किया था? कांगड़ा किले को किस प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ था? भूकंप, तूफान या भूस्खलन? तो इसका सही आंसर होगा भूकंप। 1905 के कांगड़ा भूकंप में किले को भारी क्षति हुई थी। भूकंप के कारण किले की महत्वपूर्ण संरचनाएं ढह गई थी। इस आपदा के बाद किला धीरे धीरे वीरान हो गया और इसकी मरम्मत नहीं हो पाई। कांगड़ा किले का एक बड़ा हिस्सा अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। भूकंप ने न केवल किले को बल्कि पूरे कांगड़ा क्षेत्र को तबाह कर दिया था। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि कांगड़ा किले में भूकंप कब आया था? 1905 में, अगर बेसिक पूछा जाता है। और कांगड़ा किले को किस प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ था? भूकंप से हुआ था। ब्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? रोहतांग दर्रा, पिंडारी ग्लेशियर या मानसर झील? तो इसका सही आंसर है रोहतांग दर्रा। ब्यास नदी का उद्गम स्थल हिमाचल के रोहतांग दर्रे से होता है, जो समुद्र तल से 4361 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी 470 किलोमीटर लंबी है और सतलुज नदी में मिलती है। ब्यास नदी का मार्ग हिमाचल प्रदेश और पंजाब के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से होकर गुजरता है। ब्यास नदी को महाभारत में बिपाशा के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, क्योंकि यह ऋषि व्यास से संबंधित मानी जाती है। ब्यास नदी किस प्रसिद्ध प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा थी? रेशम मार्ग, उत्तरी व्यापार मार्ग, मध्य एशियाई व्यापार मार्ग? तो इसका सही आंसर होगा रेशम मार्ग। ब्यास नदी प्राचीन काल में सिल्क रूट का हिस्सा थी, जो व्यापार के लिए एशिया और यूरोप को जोड़ता था। यह मार्ग भारत के उत्तरी हिस्से से होकर गुजरता था और ब्यास नदी ने एक जल स्रोत का काम किया। व्यापारिक कारवां ब्यास नदी के किनारे होकर उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवेश करते थे। ब्यास नदी के किनारे बसे शहर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के प्रमुख केंद्र बने रहे। रेशम मार्ग के कारण ब्यास नदी ने भारतीय व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
इससे भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ब्यास नदी किस प्रसिद्ध प्राचीन व्यापार मार्ग का हिस्सा थी, तो रेशम मार्ग या सिल्क रूट। और ब्यास नदी व्यापार के लिए जो जोड़ने का काम करती थी, एशिया को किससे जोड़ती थी, यूरोप से एशिया को जोड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यास नदी के किनारे स्थित कौन सा स्थल अपने गर्म पानी के झरनों के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मणिकर्ण। मणिकर्ण ब्यास नदी के किनारे स्थित धार्मिक प्रसिद्ध स्थल है जो अपने गर्म पानी के झरनों के लिए जाना जाता है। यह स्थल सिखों और हिंदुओं दोनों के लिए पवित्र स्थान है। मणिकर्ण में स्थित गुरुद्वारा श्री मणिकर्ण साहिब सिख समुदाय के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ के गर्म पानी के झरने में पानी का तापमान इतना अधिक होता है कि भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ब्यास नदी के साथ मणिकर्ण घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटन को आकर्षित करता है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। और इस तरीके से अगर हमारा डेली वीडियोज आती रही तो एक महीने में हमारे 900 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और हमारी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।